पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन कैसे हुआ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक बार अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई थ्रू इलेक्ट्रिक करंट तो मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कैसे करूंगा। तो मेजर करने के लिए वी हैव गॉट बायो-सैवर्ट लॉ। तो ये दोनों चीजें बच्चों हम लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको मैग्नेटिज्म के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था अबाउट द बेसिक ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिज्म। मैंने बताया था कि पहले एक मैग्नेटाइट ओर था, वहां से नेचुरली अकरिंग कुछ आपको इररेगुलर ब्लैक स्टोन्स मिलते थे जिनमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, और अराउंड 1820 तक ये माना गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं। बट देन उसके बाद देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड ओएरस्टेड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। दिस एक्सपेरिमेंट वाज अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और यहां से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करके देखा जाने लगा। अब अगर मैं फील्ड की बात करूं तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, जब कभी भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, तो मैं कहता हूं कि वहां पर फील्ड है। अच्छा, मैग्नेट में भी ये चीज होती है। मैग्नेट भी आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है, प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है जब मैं उसे फ्रीली सस्पेंड करता हूं मैग्नेटिक निडल को। तो दैट मीन्स फील्ड तो मैग्नेट में भी है। फाइन, ये तो क्लियर है। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन किया ओएरस्टेड ने। देखिए, ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक करंट कैरिंग कॉइल ली और करंट कैरिंग कॉइल में ऑब्वियसली एक करंट फ्लो कराया। फाइन, देखिए ये मैंने डायरेक्शन कन्वेंशंस लिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और करंट का डायरेक्शन आसानी से समझ में आ जाए। चलो, तो मैं क्या देखता हूं, ध्यान से देखिए, नॉर्थ साउथ मैंने ये लिया हुआ है। ऑब्वियसली अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो दिस विल बी ईस्ट एंड माय लेफ्ट हैंड विल बी वेस्ट। फाइन, तो ये अकॉर्डिंगली बने हुए हैं। चलो, अब जैसे ही उन्होंने इस कॉइल में करंट फ्लो कराया और कॉइल के पास एक मैग्नेटिक निडल रखी, तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज दैट देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक निडल। फाइन, अगेन व्हाट ही डिड इज, इन्होंने करंट का डायरेक्शन चेंज किया। आप देखिए, मैंने कॉइल का पोलैरिटी चेंज कर दिया। पहले पॉजिटिव इधर था, पॉजिटिव इधर है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। जैसे ही बच्चों इन्होंने करंट का डायरेक्शन चेंज किया, वैसे ही क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक निडल अभी भी डिफ्लेक्ट हो रही है, बट अब की बार उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। अगर पहले वो वेस्ट में डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो अब की बार बच्चों वो ईस्ट में डिफ्लेक्ट हो रही है। आप देखिए, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो यहां पर देखिए, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। क्लियर है? अब मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को समझने के लिए देयर इज अ वेरी पॉपुलर रूल कॉल्ड एम्पियर स्विमिंग रूल। ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, और जब आप ये सब मैग्नेटिज्म में एक्सप्लेन करते हो, अपने आंसर शीट्स में लिखते हो बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तब अगर निडल का डायरेक्शन गलत है बेटा, तो टीचर को समझ में आ जाता है कि आप रट के आए हैं, आपको समझ में नहीं आया है। क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे डायरेक्शन कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर मैं मैग्नेटिक निडल में ये अज्यूम कर लूं कि एक बंदा स्विमिंग कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ध्यान से समझेंगे, अ मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ऐसे केस में द नॉर्थ पोल, ध्यान से समझेंगे, द नॉर्थ पोल विल ऑलवेज बी डिफ्लेक्टेड, नॉर्थ पोल will always be deflected towards the left hand, towards the left hand of the swimmer। जो बंदा स्विम कर रहा है, नॉर्थ पोल हमेशा उसके लेफ्ट की तरफ ही डिफ्लेक्ट होगा। चलिए यहां से चेक करते हैं। देखिए, यहां पर करंट का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो मेरा बंदा कुछ ऐसा रहा होगा, राइट? तो इसका लेफ्ट हैंड किधर है? दिस इज द लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है।
तो मेरा नॉर्थ पोल, मतलब मेरी निडल ऐसी रहनी चाहिए थी ऐसे, बट मेरा नॉर्थ पोल कहां डिफ्लेक्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, राइट। ध्यान से समझेंगे। चलिए यहां पर देखते हैं। ध्यान मुझे क्या रखना है कि मेरा बंदा करंट की डायरेक्शन में स्विम करेगा, तो अब की बार स्विमिंग ऐसे है, क्लियर है। तो उसका लेफ्ट हैंड किधर है बच्चों, आप देखिए ऐसे ऐसे अगर स्विम कर रहा है तो दिस इज द लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है, तो नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। भाई अगर ऐसे स्विम कर रहे हैं तो लेफ्ट इधर हुआ दिस वे, तो नॉर्थ पोल लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो इससे बच्चों आप डायरेक्शन याद रख सकते हैं कि निडल कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरा इन्होंने ऑब्जर्व किया, अगर इसी कंडीशन में ये करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे, अगर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे तो व्हाट ही ऑब्जर्व वाज कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो वेरिएशन है, डिफ्लेक्शन है, ये और इंक्रीज हो गया। फाइन। तो यहां से इन्होंने कंक्लूड क्या किया, अच्छा एक अजम्पशन है कि मेरा कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब मैं जिस भी, ऑब्वियसली अगर मैं मैग्नेटिक निडल ले रहा हूं तो वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का ही डिफ्लेक्शन रीड करेगी, सेंस करेगी, ठीक है ना। तो आगे जब हम करंट कैरिंग कॉइल की वजह से या किसी कंडक्टर की वजह से भी फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखूंगा, मतलब मैं मानूंगा ऑब्वियसली नेट चार्ज उसमें जीरो है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट लीव कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी करंट में पढ़ चुके हैं। फाइन। चलिए, तो यहां से कंक्लूजन क्या हुआ, थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट ओयरस्टेड कंक्लूडेड दैट अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर चार्ज मोशन में है तो बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट देयर वाज अ ब्रेक थ्रू डिस्कवरी दैट अ मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। Prior to this experiment, it was believed that magnetism is a natural concept. We have natural magnets. It is the inherent property of certain materials which show certain properties that were categorized as magnetic properties. But after this experiment, it was believed, it was certain that we can produce a magnetic field through a moving charge as well. Fine. तो अब बच्चों, once the experiment was demonstrated, now electric field and magnetic field या electrostatics and magnetism were no longer different branches. अब ये दोनों मिल गई और एक नया ब्रांच बना, that was called electromagnetism. Fine. चलिए, तो अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। पहला क्या है बच्चों, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, a stationary charge can produce electric field. Fine. क्लियर है। लेकिन अगर मैं मूविंग चार्ज की बात करूं तो दैट कैन प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। एक रुका हुआ चार्ज कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, हालांकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, लेकिन एक मूव करता हुआ चार्ज बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज कि ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे कैलकुलेट करूं। भाई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी द कैलकुलेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड बायो सेवर्ट, और उन्होंने, दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक लॉ दिया दैट इज पॉपुलरली नोन एज बायो सेवर्ट लॉ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सिलेबस में बायो सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सी व्हाट दिस बायो सेवर्ट लॉ सेज। फॉर बायो सेवर्ट लॉ वी हैव टू कंसिडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं एक वायर ले लेता हूं बच्चों, लेट दिस बी वायर, वायर को मैंने नाम दे दिया ए बी, और वायर में एक करंट फ्लो कर रहा है आई, राइट। अब इस टोटल करंट को मैं ये मान सकता हूं कि वायर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे डिफरेंशियल करंट एलिमेंट्स हैं, और हर करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेता हूं ये वो पॉइंट है P, दिस इज द पॉइंट P जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, इस पूरे वायर में मान लूंगा कई डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं,
तो मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया dl लेंथ का, dl इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, और मैंने ये डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया. नाउ दिस इज द रेडियस वेक्टर ऑफ द एलिमेंट dl फ्रॉम पॉइंट p. dl एलिमेंट का रेडियल वेक्टर पॉइंट p पर है r, या आप साधारण भाषा में कह सकते हो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द एलिमेंट dl इज r. बट मैंने वेक्टर के फॉर्म में इसलिए बोला बिकॉज बायो-सेवर्ट लॉ में हम वेक्टर फॉर्म ही सबसे ज्यादा यूज करेंगे. एंड इट इज अज्यूम दैट द पॉइंट p इज एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द एलिमेंट dl. ठीक है ना. अब बच्चों यहां पर बायो-सेवर्ट लॉ ने बोला, या बायो-सेवर्ट लॉ सेज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू फ्यू क्वांटिटीज. क्या क्या है? पहला, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. इस कंडक्टर में कितना, इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी. दूसरा, इट विल डिपेंड ऑन द लेंथ, द डिफरेंशियल लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट. जो करंट एलिमेंट मैं ले रहा हूं उसकी डिफरेंशियल लेंथ पर डिपेंड करेगा. तीसरा, इट विल डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द पॉइंट. मेरा पॉइंट P किस ओरिएंटेशन पे है, इस पर भी डिपेंड करेगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी. अब यहां पर देखिए बच्चों, ये चीज मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे नहीं थी. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कभी भी पॉइंट के ओरिएंटेशन पे नहीं डिपेंड कर रही थी कि वो किस एंगल पर है. ध्यान रखेंगे ये बेसिक डिफरेंस भी है. लास्ट, इट हैड अ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन विद द डिस्टेंस. राइट. तो ये वो पैरामीटर्स थे जिन पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा था. तो अगर मैं सबको कंबाइन कर लूं तो आई गेट dv इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो बच्चों एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, k I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. फाइन. अब दिस k इज इक्वल टू, k का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. फाइन. k का वैल्यू होता है बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टेस्ला इंटू मीटर इंटू एम्पेयर माइनस 1. क्लियर. यहां पर दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम. परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम. देखिए, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी पढ़ा था. परमिटिविटी क्या था? परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी थी जो मुझे बताती थी कि वो मीडियम कितना रेडिली मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर पाएगा. ये मुझे पता चलता था कि कितना रेडिली मेरा मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर पाएगा. बिल्कुल ऐसे ही परमिएबिलिटी भी होता है जो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे. ये भी मुझे बताता है कि कितना ज्यादा मेरा मीडियम फैसिलिटेट कर पाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने थ्रू पास होने में. तो यहां से म्यू नॉट का वैल्यू आता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. राइट. तो ये भी एक कांस्टेंट है. जैसे आप एप्सिलॉन नॉट पढ़ते थे वैसे ही म्यू नॉट इज आल्सो अ कांस्टेंट. राइट. जिसका वैल्यू है 10 टू द पावर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. क्लियर. चलिए, अब इन सभी को कंबाइन कर दूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बच्चों dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बायो-सेवर्ट लॉ. फाइन. दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बायो-सेवर्ट लॉ. क्लियर है. अगर मैं इसे वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट इन द वेक्टोरियल फॉर्म ऑल्सो. ध्यान रखेंगे हम वेक्टोरियल फॉर्म ज्यादा यूज करेंगे. क्यों? अभी आपको समझाता हूं. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ. अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चाहिए. अब बच्चों, अगर मुझे वेक्टर फॉर्मूला पता होगा, मुझे मालूम है कि ये dl क्रॉस r है. अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि dl इज अ वेक्टर.
मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं डिफरेंशियल एलिमेंट का लेंथ किधर ले रहा हूं, किस डायरेक्शन में ले रहा हूं। डायरेक्शन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लेता हूं निकालना है, तो इस पॉइंट पे मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन यूज राइट हैंड स्क्रू रूल, आई कैन यूज स्क्रू रूल। अब ये स्क्रू रूल कोई नया रूल नहीं है बेटा, वेक्टर्स में हमने पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वही रूल है। क्या कहता है, अगर मैं पॉइंट P पर एक स्क्रू रखूं, एक स्क्रू मैंने रखा और मैं स्क्रू को मूव करूं DL से R, मतलब DL से R, तो DL इधर है, R इधर है, तो इसका मतलब मैं अपने स्क्रू को कैसे मूव करूंगा, ऐसे मूव करूंगा, DL क्रॉस R, राइट, DL क्रॉस R। तो अगर मैं DL क्रॉस R मूव करूं, ऐसे देखिए DL क्रॉस R, तो DL क्रॉस R मूव करने पे बेटा स्क्रू मेरा अंदर जाएगा, ठीक है ना। अगर अंदर जाएगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। देखिए ये मेरा इनसाइड डायरेक्शन का नोटेशन होता है, ये मेरा अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर आएगी। ये तो बेसिक रूल है जो अगर मैं वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करूं। अदरवाइज मेरे पास एक मेथड और भी है, मुझे अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है और अपने फिंगर्स को उस पॉइंट पे रखना है जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ऐसे मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में है और मेरे फिंगर्स उस पॉइंट पे हैं जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब अगर मैं अपने पाम पर एक परपेंडिकुलर डालूं, हथेली पर एक परपेंडिकुलर डालूं, तो जो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है बच्चों वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब देखिए अगर यहां से मैं अपने हथेली पर परपेंडिकुलर डालूं तो वो परपेंडिकुलर व्हाइट बोर्ड के अंदर जाएगा, समझिएगा, व्हाइट बोर्ड के अंदर जाएगा। अगर वो व्हाइट बोर्ड के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, ठीक है ना। अगर बच्चों यही पॉइंट P यहां पे होता, मान लिया P डैश ये यहां पे होता, बाकी सब कुछ सेम रहता, खाली पॉइंट P डैश यहां पे होता, अब क्या होता, ये देखिए मैंने अपने फिंगर्स को पॉइंट P डैश पे रखा, थंब को करंट की डायरेक्शन पे रखा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाती। तो ये वो मेथड है, ये वो रूल है बच्चों जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि बायो-सैवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ में कुछ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हैं। हम वो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो कूलम्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 1/4πε0 dq/r², और मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी कितनी निकाली, μ0/4π I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई r³, ठीक है ना। तो अगर मैं सिमिलैरिटीज की बात करूं, या अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिखूं, सिंपल लिख दूं I dl साइन थीटा अपॉन r², ठीक है ना। तो दोनों एक्सप्रेशंस को देखकर जो मुझे पहली सिमिलैरिटी समझ में आ रही है वो ये है कि बोथ, ये मैं सिमिलैरिटी बता रहा हूं, सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं, बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉज। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब फील्ड मेरी डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ही केसेस में बच्चों हमें ये वैल्यू मिल रहा है, ठीक है ना। तो दिस क्वालिफाइज एज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरी चीज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों केसेस में एप्लीकेबल है, सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दिस इज एप्लीकेबल इन बोथ द लॉज। अब आप समझेंगे, अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है बच्चा कि अगर किसी पॉइंट पर अलग अलग कंडक्टर्स, अलग अलग वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रिजल्टेंट फील्ड में सभी को ऐड करके निकाल सकता हूं। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। तीसरा, ऑल बोथ ऑफ देम आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स। मैं डिस्टेंस के किसी भी कंपोनेंट पे ये फील्ड्स निकाल सकता हूं, चाहे वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो बच्चों, चाहे वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि दोनों में डिससिमिलैरिटीज क्या है। तो डिससिमिलैरिटी की अगर बात करूं तो पहली चीज तो देखिए,
ये एक स्केलर है, यहां पर dl i, ये i dl बेसिकली ये वेक्टर है। तो ये रूल आपका एक स्केलर पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ये वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे होता है। ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जिस लाइन पर बच्चों फोर्स रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी लाइन पे रहती है, दोनों अलग नहीं रहते। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा दिस थीटा प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थीटा ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। और सिंस ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है आईडीएल के। जैसे अगर मैं ए क्रॉस बी बोलूं तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। फाइन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी आईडीएल के। क्लियर है? आई होप लॉजिक्स क्लियर है। बाकी एक और रिलेशन है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का, जो मैं ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में बता चुका हूं। क्लियर है? तो वो मैं यहां पर वापस से डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एज फार एज दिस बायो-सैवर्ट लॉ इज कंसर्न, आई गेस हमने वो सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों वील बी डिस्कसिंग द एप्लीकेशंस ऑफ द बायो-सैवर्ट लॉ। देखो लॉ पढ़ लिया है, अब हमें न्यूमेरिकल्स में से अप्लाई कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये देखिए, हमें ये लगता है कि बहुत सिंपल सा लॉ है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बट अगर मैं छोटी छोटी बातें स्किप कर जाऊंगा तो न्यूमेरिकल में वो मुझे प्रॉब्लम करेंगी। इसीलिए एप्लीकेशन के लिए, न्यूमेरिकल के लिए ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि दिस इज ऑफ नो यूज, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। इनफैक्ट दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहीं से आपका बैकग्राउंड, बैकड्रॉप सब कुछ सेटअप होता है फॉर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। क्लियर है? चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका लॉजिक क्लियर होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ करंट एलिमेंट जिसमें दिस करंट एलिमेंट इज गिवन एज डेल्टा एल is equal to delta x into I cap. This is a current element. Fine. And this current element is placed at the origin. इस current element को मैंने origin पे रखा हुआ है। And the value of the current is बच्चों 10 ampere. Fine. The value of the current is 10 ampere. Question कह रहा है find the magnetic field intensity along y axis। ध्यान से समझेंगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है along y axis at a distance of 0.5 मीटर। ठीक है ना, 0.5 मीटर। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ये एक एलिमेंट है आपका ओरिजिन पे रखा है, तो सबसे पहले मैंने ओरिजिन पर एक करंट एलिमेंट रख दिया। दिस इज द करंट एलिमेंट। ठीक है ना। अच्छा, लेंथ इसका कितना है? डेल्टा एक्स आई कैप। इसका मतलब क्या है? ये मेरा जो करंट एलिमेंट रखा है ये अलोंग द एक्स एक्सिस रखा है, ऐसे रखा है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू मुझे ऐसे लेनी है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी। ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये मेरा डेल्टा एल है, मुझे यहां पर एक पॉइंट है पी जिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहला टर्म ये है कि मुझे ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का बच्चों डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला क्या है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए साइन थीटा तो 90 है, 1 हो जाएगा। थीटा 90 है तो 1 हो जाएगा। आई आपको दिया है, dl आपको दिया है, r आपको दिया है। सारा वैल्यू आप फॉर्मूले में रखोगे एंड यू विल गेट द आंसर।
क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे डीएल क्रॉस आर पे चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डीएल क्रॉस आर। जो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा यही बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। चलिए देखते, ये रखा मैंने अपना थंब, ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैंने फिंगर्स रखी पॉइंट पी पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों बाहर आ गया। क्लियर है? तो ये बेसिक क्वेश्चन है बायो-सैवर्ट लॉ का, जो लीनियरली हम फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस और जो डेरिवेशंस देखेंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। आई गेस आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस यू फाइंड द कंटेंट वर्दी इनफ, डू लाइक इट, share it amongst your friends and subscribe the channel. Stay well and most importantly, steady well. Thank you.